एक माफिया मुख्तार अंसारी का अंत और मुख्तार अंसारी की हजारों कहानियां गाजीपुर में है, मऊ में है, बलिया में है, देवरिया में है, जौनपुर में है, बनारस में है, दिल्ली में है, लखनऊ में भी है। माफिया मुख्तार अंसार की कुछ ऐसी ही कहानियां मैं एक एक करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। क्या है माफिया मुख्तार के राजनेता मुख्तार बनने की कहानी, कहाँ से आया बाहुबल, अपने क्लास में सबसे ऊंची कदकाठी का मुख्तार अंसारी कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो लोगों के साथ में मिला। ब्रजेश सिंह के साथ में अदावत हुई। ये अदावत जब बढ़ती चली गई तो फिर मुख्तार को ये लगा कि क्यों ना इसी के ज़रिए अपना वर्चस्व बनाया जाए। एक तरफ ब्राह्मण थे, एक तरफ राजपूत थे, और इन दोनों के बीच ही मुख्तार अंसारी ने अपनी जगह ढूंढने की कोशिश की। मेरे साथ में स्वाधीन भाई हैं। स्वाधीन जी, चूंकि मुख्तार अंसारी के जितने क्रिमिनल केस हैं, जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसे एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाधीन जी, मुख्तार अंसारी की कौन सी कहानी है जो आपके जहन में सबसे पहले हिट करती है? क्योंकि कहानियां कई हैं। मुख्तार अंसारी के दशहरी आम वाला कनेक्शन, मुख्तार अंसारी का जेलर की कुर्सी उठा करके फेंक देने वाली बात, मुख्तार अंसारी का वो बड़का फाटक वाली कहानी। आपके जहन में पहली कहानी कौन सी आती है? मैं आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो पत्रकारिता के करियर के दौरान मेरे एक साथी हैं अभी, वो मऊ में एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी को ग्राउंड से हमेशा कवर किया। उनका वाकया मैं बताता हूं और इस वाकये से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली जब राजनीति में आते हैं तो निर्दलीय नेता के तौर पर राजनीतिक दलों की मजबूरी बन जाते हैं। उस वाकये को मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बता रहे थे कि मुझे बुलावा आता है कि भाईजान ने बुलाया है। मुख्तार अंसारी उस समय मऊ सदर तहसील परिक्षेत्र में कार्यालय में मौजूद था किसी काम को लेकर के। वो जाते हैं, मुख्तार अंसारी से बातचीत होती है। उस दरमियान उनके सामने एक घटना होती है। वो घटना कुछ ये है कि एक व्यक्ति आता है मुख्तार अंसारी के पास अपनी समस्या को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। ये बड़का फाटक पे आता है? नहीं, मऊ सदर तहसील का। अच्छा, मऊ सदर तहसील में मुख्तार अंसारी अपने काम को कराने आया था। उस दौरान उन्होंने मेरे पत्रकार साथी को बुलाया, कुछ बात करनी थी, खबर वगैरह सारी चीजों को लेकर के। तो उस दौरान की ये घटना है कि एक व्यक्ति आता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी एक समस्या है। उसकी समस्या कुछ ये थी कि यूपी के विकास भवन में उसके पेंशन या और किसी काम को वो कई बार गया, अधिकारी नहीं कर रहे थे। महीनों उसने चक्कर काटे, उसकी चप्पलें घिस गईं। अंत में उसने उचित समझा कि वो मुख्तार के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने अपने आप को क्षेत्र का रॉबिन हुड बनाया हुआ था, वो रॉबिन हुड जो आपको समस्या का समाधान देता। एक बात और भी आपके ज़रिए यहाँ तक अगर आ ही गए हैं तो मैं समझना चाहूँगा आपके ज़रिए। एक तस्वीर देखें, ये है मुख्तार अंसारी जब मूछों पर ताव देकर के मुख्तार अंसारी हुआ करता था। स्वाधीन भाई के बगल में एक ये मुख्तार अंसारी है। ये उस वक्त की कहानी है जब पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी था और 2021 में उसे बांदा लेकर के आया गया। हालांकि हालत इसमें भी कुछ हद तक ठीक दिख रही है, लेकिन दोनों तस्वीरों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये एक नई कहानी बयां करता है। स्वाधीन भाई, एक बार इन दोनों तस्वीरों के डिफरेंस की जो कहानी है वो भी बता दें। आपने बड़ी अच्छी चर्चा उठाई। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था वो इस मुख्तार अंसारी के रौबो रुआब की है कि वो इस काली मूछ कहें, उस 7 फुट 6.5 फीट के कद के आदमी की बात कर रहा हूँ। इस मुख्तार अंसारी के रौब की रौब दास्ता है। वो दास्ता ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था कि वो व्यक्ति समस्या लेकर के आता है, मुख्तार अंसारी को बताता है कि मेरी ये समस्या है, जो अधिकारी सुन नहीं रहा है। मुख्तार अंसारी तुरंत अपने गुर्गे को, ये समझिएगा कि मुख्तार अंसारी को उस अधिकारी का नाम नहीं पता है विकास भवन का। बात मऊ से लखनऊ राजधानी की हो रही है, किलोमीटर का फासला है, सारी चीजें हैं। मुख्तार अंसारी तुरंत फोन लगवाता है, सटीक उस अधिकारी के मोबाइल में फोन लगता है। मुख्तार अंसारी फोन की दूसरी तरफ होता है, वो अधिकारी एक तरफ होता है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के लहजे में कहता है, का हो जो तोहार लड़िकवा पढ़ेला वो कमवा चाहत हुआ कि वहाँ कुछ होए। मतलब इसको अगर हिंदी में हम कहें तो ये है कि मुख्तार अंसारी ने उस अधिकारी को सीधे धमकी दी थी कि तुम्हारा लड़का जहां जिस स्कूल में पढ़ रहा है अंजाम बुरा होगा। एक मिनट रुके। अगर मुख्तार अंसारी इतना निरंकुश था, राकेश जी, मुख्तार अंसारी को राजनीतिक वरदहस्त किन लोगों ने दिया? एक जमाने में मायावती,
फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से तो अगर कोई आदेश आता था मुख्तार अंसारी के लिए, मुख्तार अंसारी के फेवर में, तो सीधे मुलायम सिंह यादव की तरफ से आया करता था। देखिए समाजवादी पार्टी ऐसी उस पे जो खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मानते हैं कि अगर माफियागिरी बढ़ी तो समाजवादी पार्टी के समय, समाजवादी पार्टी जिस तरह से जिन चीज़ों को आगे बढ़ाती रही है उसमें बड़ा योगदान। लेकिन एक जिक्र इसमें इम्पोर्टेंट है राशिद जी कि फाटक पर विश्वास कैसे बढ़ा लोगों को, तो ये फाटक पर विश्वास और पाठक ही नहीं, बड़का फाटक, तो ये फाटक जो बड़का फाटक कर रहे हैं, ये बड़का फाटक इसलिए था कि आप जब वो चाह रहा था कि उसके भाई मोहम्मदाबाद से चुनाव अफजल लड़ते थे, तो उसका जो है अंदर खाने राजनीति ही चूल्हे मारने लगा, उसको लगा कि कहाँ से चुनाव लड़ें। फिर उसने बसपा ने उसको मऊ से दिया। मऊ जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर जो कपड़े की जो काम है वहाँ पर होता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि वहाँ पर बिजली जो है, बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती थी और इसने अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दे दिया कि इस क्षेत्र में बिजली जो है 15 घंटा 16 घंटा और रहेगी तो रहेगी। और देखिए इसका डर कि बिजली रहने लगी, लोगों का विश्वास इस पर बढ़ने लगा कि अगर कोई हमें जो अधिकारियों से लड़ सकता है तो है मुख्तार अंसारी। यही तो बात अभी हम कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी ने या मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों ने अपने क्षेत्र में या फिर अपने कौम के बीच इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की कि देखो मैं तो रॉबिन हुड हूँ, लेकिन ये सिर्फ रेगिस्तान का मिराज होता है, ये एक झूठ है, ये आप मान करके चलें। जनादेश को जीतने के लिए अगर बाहुबल दिखाया जाता है तो ये लोकतंत्र की कमजोरी है और लोकतंत्र की कमजोरी पूर्वांचल क्षेत्र ने देखी है। लोकतंत्र की इस कमजोरी का एक नया अध्याय है। अगले वीडियो में अपने इन्हीं दोनों सहयोगियों के साथ में मैं बातचीत करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्ते।